गुड इवनिंग। जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वार्षिकांक हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग 2022 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 68th बीपीएससी के साथ साथ जो मई और जून में सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होने वाली है। दो सिविल सर्विसेज, एक तो यूपीएससी का और दूसरा यूपीपीसीएस, उनको भी ध्यान में रख करके हम लोग हर लेक्चर में एक मंथ को कवर करने की कोशिश करें। 1 मंथ कवर कर रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च के लेक्चर आपके पूरा हो चुके हैं, उनका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अप्रैल 2022 और अप्रैल 2022 में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे न्यूज़ है जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और ऐसे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियोस को वो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग आज जो वार्षिकांक कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 का मतलब है कि मंथ नंबर 4 भी होगा, यानी 2022 में लेक्चर नंबर 4 का मतलब होगा कि अप्रैल मंथ को हम लोग कवर करेंगे। तो अप्रैल मंथ में देखिए कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट थे और उससे कौन कौन से ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चंस बने हैं, कौन कौन से ऐसे संभावित प्रश्न बने हैं। आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो अप्रैल 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिलीज्ड इन या पब्लिश्ड इन अप्रैल 2022, द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया इज। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा जो जारी की गई है, इंडेक्स जारी किया गया, उसमें एशिया का रिचेस्ट पर्सन किसे माना गया है। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि एशिया का जो रिचेस्ट पर्सन है वो गौतम अडानी है और गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं अब। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग के द्वारा ये जारी की गई थी, ये अप्रैल में जारी की गई थी बिलियनियर इंडेक्स, और इसमें भारत के गौतम अडानी जो है, जो अडानी ग्रुप जिनका है, तो गौतम अडानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनकी कंपनी का अडानी ग्रुप नाम ही है इनकी कंपनी का। ठीक है, और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, साथ ही उस समय ये दुनिया के 10वें व्यक्ति बन गए थे। ये अप्रैल 2000 हम लोग कर रहे हैं कौन सा, तो ये हम लोग कर रहे हैं अप्रैल में। उस समय 2022 की बात है, तो उस समय ये 10वें व्यक्ति थे। फिर ये लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं और अब जाकर के ये तीसरे पे पहुंच चुके थे। तीसरे से फिर ये चौथे पे हालांकि खिसक गए हैं। तो ये अप्रैल में ये 2022 में वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 22 थी, ये 10 थी, 10वें स्थान पर थे 2022 में, अप्रैल 2022 में। लेकिन एशिया के नंबर 1 बन गए थे। टोटल उनके $100 बिलियन का नेटवर्थ उन्होंने क्रॉस कर लिया था। ठीक है, आगे उसके बाद जाकर के बात करें तो ये जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी को पीछे करते हुए ये एशिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति बने हैं। अडानी ग्रुप इनकी कंपनी का नाम है। बेसिकली इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लोगों को पता होगा कई सारे सेक्टर्स में है, खास करके कंस्ट्रक्शन, पोर्ट, एयरपोर्ट्स। ठीक है, इन सब कामों में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इनका अडानी ग्रुप का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। पलायन को रोकने, प्राकृतिक आपदा में राहत और बचाव कार्यों के लिए हिम प्रहरी दल बनाए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, इट इज proposed for a him prahari team to prevent migration, relief and rescue operations in natural calamities। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा वगैरह सब के समय हिम प्रहरी बनाए जाने का प्रस्ताव है। वे पूछ रहा है भारत के स्वाभाविक रूप से किसी न किसी पहाड़ी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगा, या तो लद्दाख में होगा, या जम्मू कश्मीर में होगा, हिमाचल में होगा और उत्तराखंड में होगा, इनमें से किसी एक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड के लिए, जो उत्तराखंड के खास करके जो सीमावर्ती जिले हैं, जो चीन से सीमा मिलती जुलती है, उन क्षेत्रों में एक दल बनाने की बात की गई है जिसको हिम प्रहरी दल कहा जाएगा। और ये खास करके उस क्षेत्र में पलायन को रोकने, प्राकृतिक आपदा के समय राहत, और उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल वगैरह सब जो है सीमा पर, उनकी भी मदद के लिए। ठीक है, उत्तराखंड में तो हिम प्रहरी कहाँ पे बनाया जाएगा? हिम प्रहरी उत्तराखंड में बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले में राज्य का सहयोग किया जाए आगे। ठीक है, और खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में आपको पता होगा कि घुसपैठ वगैरह सबका खतरा होता है, स्मगलिंग का खतरा होता है, तो यहाँ पे और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
और खास करके ये कौन कौन से जिले, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और ये सब के सब जो जिले हैं कहाँ पे है, तो ये चाइनीज़ बॉर्डर पे है। आप अगर देखेंगे भारत के नक्शे में तो उत्तराखंड के ये जिले आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के ये सारे हैं, ठीक है। ये देखिए ये जिला सब है, ठीक है, ये जिला सब है। कौन कौन सा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये सब जिले हैं। उत्तरकाशी आपको पता ही है जहाँ से गंगोत्री के पास से निकलती है कौन सी, गोमुख पर्वत है जहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दूं यहाँ पे एक बार तेजी से कि पलायन को रोकने, प्राकृतिक आपदा में राहत और बचाव कार्यों के लिए हिम प्रहरी का गठन कहाँ पे किया जाएगा, तो हिम प्रहरी जो है वो उत्तराखंड में गठन किए जाने का प्रस्ताव है। आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन नंबर 3 अप्रैल महीना हम लोग कवर कर रहे हैं। आप लोगों से एक है कि आप लोग सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। कई सारे मैंने जैसे देखे तो नंबर ऑफ व्यूज़ जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टेलीग्राम में स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इन क्लासेस को आगे देखेंगे तो उनको एक चीज़ ये बता दूं कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और टेलीग्राम में कंटिन्यू जो पीडीएफ्स है वो शेयर की जा रही है, ठीक है। उसके 1 या 2 दिन के बाद शेयर कर दी जाती है, कुछ करेक्शंस होते हैं उनको दूर करके पीडीएफ को शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़ जाए। सेम डे इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि कई बार कुछ करेक्शंस रह जाते हैं पीडीएफ वगैरह सब में, कुछ मिस्टेक्स वगैरह सब, टाइपिंग वगैरह सब को, तो उनको भी ठीक करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जाकर के उसको आपके साथ शेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसीलिए आप टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किसे निलंबित कर दिया गया। तो आपको पता होगा कि अप्रैल 2022 में अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से जो ये निलंबित किया गया है वो किया गया है रूस को, ठीक है। रूस को निलंबित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का प्रस्ताव था और यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया, ठीक है। आगे किसने प्रस्तुत किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने यह प्रस्ताव लाया था जिसको बहुमत से पास किया गया। अब देखते हैं तो यहाँ पे यूएनओ की बात करें तो यूएनओ का जो जनरल असेंबली है वो न्यूयॉर्क में है, आप लोगों को पता होगा। जनरल असेंबली जिसमें 193 सदस्य, इसमें से 93 सदस्य जो थे प्रस्ताव के पक्ष में थे, जबकि भारत सहित 58 देश ऐसे थे जो कि अनुपस्थित रहे थे इसमें, और बाकी कई सारे देश ऐसे थे जो विपक्ष में थे, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल के जनरल असेंबली में लाया गया था प्रस्ताव 93, यानी उपस्थित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो उपस्थित, चूंकि इसमें 58 देश अनुपस्थित थे तो स्वाभाविक रूप से इसमें 93 जो है वो बहुमत के लिए पर्याप्त था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करें, भारत ने डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया और भारत ने ना तो विरोध में ना ही समर्थन में प्रस्ताव के वोट किए, बल्कि भारत शामिल ही नहीं हुआ। सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगला। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में अबाउट यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो काउंसिल, तो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूएनओ का, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए। तो ये यूएनओ के ही अंदर क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी एक संगठन है, ये सरकार उसी के अंदर, प्रणाली के ही अंदर है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र परिषद के, ठीक है। मानवाधिकार परिषद जो है वो यूएनओ के ही अंदर का एक काउंसिल है और इसमें बेसिकली ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए उसी का प्रचार प्रसार किया जाता है। 2006 में इसको महासभा द्वारा इसका गठन किया गया था। आगे बाकी सारी चीज़ें जो है वो यूएनओ की ही देखरेख में होती है। बाकी इसका जो हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, मुख्यालय इसका जेनेवा में है, हेडक्वार्टर इसका। नेक्स्ट, अब उसके बाद जाकर के क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेलिना क्या है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है हेलिना। पूछा गया कि व्हाट इज हेलिना, तो हेलिना क्या है, तो हेलिना हेलीकॉप्टर पे, ठीक है, हेलीकॉप्टर टैंक रोधी मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर पे रख करके इसको ऊपर से मिसाइल से, छोटे छोटे मिसाइल्स होते हैं जिसको टैंक को टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है और इसी का नाम रखा गया। यानी कि ये मिसाइलों का, टैंक रोधी मिसाइलों का
हेलीकॉप्टर संस्करण है, यानी नाग जो मिसाइल है, भारत का जो टैंक रोधी मिसाइल है, उसी का हेलीकॉप्टर संस्करण है। अब देख लीजिए इसका फोटोग्राफ देख लीजिए, ये हेलेना, इसको हेलीकॉप्टर के नीचे लगाया जाता है और हेलीकॉप्टर से ही इसको ऊपर से ही छोड़ा जा सकता है और नीचे जो टैंक होती है सेना की, उसको उड़ाया जा सकता है। भारत का जो परीक्षण केंद्र है पोखरण में है, पोखरण रेंज है, जहाँ पे पोखरण रेंज जहाँ पे टेस्ट किया जाता है, टेस्ट, तो वहीं पे इसका टेस्ट फायर्ड किया गया था, यानी इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। ये दुनिया के सबसे उन्नत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो है, ठीक है, एक मिसाइल है और बेसिकली ये टैंक को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। और ये लाइट हेलीकॉप्टर, जो हल्का वाले हेलीकॉप्टर होते हैं, उसके नीचे लगाई जाती है और ये ऊपर से ही टैंक को टारगेट करती है। बेसिकली इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है डीआरडीओ ने, थल सेना और भारतीय वायुसेना, तीनों ने मिल करके, तीनों के जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने मिल करके इसको बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल है वो इंग्लैंड में हुई थी, राइट। उसके बाद जाकर के 23वां जो खेल होने वाला है 2026 में होने वाला है, 23rd कॉमनवेल्थ गेम, वो पूछा गया है कि किस देश में होगा। आपको पता होगा कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम जो है वो हुआ था कहाँ पे, भारत में हुई थी, नई दिल्ली में, राइट, दिल्ली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2026 में जो आयोजित की जाने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे होने वाली है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया प्रांत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है उसको मिला है इसका, ठीक है, इसको मिला है इसकी मेज़बानी। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत जो है वो मेज़बानी करेगा किसका, तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी करेगा विक्टोरिया प्रांत, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया की ही जो अलग अलग शहर है विक्टोरिया प्रांत में, ठीक है, विक्टोरिया प्रांत के जो अलग अलग शहर है उसमें सबसे फेमस सिटी है मेलबोर्न, आपको पता है, जहाँ पे क्रिकेट भी खेले जाते हैं। उसके बाद जिलोंग, बेडिंगो, बेलार्ट, जिप्सलैंड, ये सब छोटे छोटे भी शहर है जहाँ पे अदर गेम्स वगैरह सब खेले जाएंगे। एक और मामले में इंपॉर्टेंट होगा कॉमनवेल्थ गेम, क्योंकि इसमें T20 का जो क्रिकेट का जो T20 है उस फॉर्मेट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होना है, बर्मिंघम में हुई थी, 2022 वाला जो है वो बर्मिंघम में हुई थी, और 2026 वाला जो होना है वो होना है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। इसमें 16 खेल अलग और भी खेलों को शामिल किया जाएगा, 16 नए खेलों को शामिल किया जाएगा। और उसी में T20 क्रिकेट का T20 फॉर्मेट, चूँकि ये शॉर्ट होता है और ये जल्दी से पूरा किया जा सकता है, तो T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है इन खेलों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक देखें तो 5 बार इन खेलों की मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट 2022 वाला भी पूछा जा सकता है आपसे कि 2022 वाला खेल कहाँ पे हुआ था। तो 2022 वाला ब्रिटेन के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था, 2022 वाला खेल का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल स्थानों की संख्या कितनी है। यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो इंडिया में कितने हैं। तो आपको बता दूं कि इंडिया में कल्चरल, उसके बाद जाकर के नेचुरल और मिक्स्ड, 3 टाइप के नेचुरल साइट्स है, यानी सांस्कृतिक है और उसके बाद जाकर के प्राकृतिक है और उसके बाद जाकर के मिश्रित है। इन तीनों को मिला करके जो यूनेस्को के द्वारा जारी जो लिस्ट है, यूनेस्को की जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उसमें भारत के 40 साइट्स को, यानी 40 स्थलों को जगह दी गई है यूनेस्को में। और उसमें सांस्कृतिक भी है, उसमें कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के भी हैं, यानी मिक्स वाला भी है, कुछ तो सांस्कृतिक है, कुछ धार्मिक है और कुछ मिक्स वाला भी है। ठीक है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन मैंने इसलिए आप लोगों के लिए शामिल किया था क्योंकि हर वर्ष जो है वो 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो हर साल मनाई जाती है, 18 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, एक दो इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे जानना जरूरी हो गया है कि इस दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य जो होता है, मेन जो पर्पस होता है सेलिब्रेटिंग दिस डे,
is to make people aware of the importance and conservation of these historical and natural heritage। यानी लोगों को जो ये ऐतिहासिक और ये जो प्राकृतिक धरोहर है उनकी के संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और भारत में अभी तक धरोहर के रूप में बात करें तो 40 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व के धरोहर के रूप में यूनेस्को ने अभी तक जगह दी है। इनमें से अगर 7 की बात करें तो ये नेचुरल वाले हैं, 32 जो है वो कल्चरल है और एक जो है वो मिक्स्ड वाला है। तो इस तरह से इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में टोटल 40 ऐसे साइट्स है जिनको स्थान दिया गया है यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में। अब देखिए एक एक करके देख लीजिए इंडिया में शुरुआत, इस प्रोसेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 में शुरुआत हुई थी और 1983 में भारत में अजंता केव को यानी अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र के कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है, जहाँ पे आपको पता होगा कि पूर्व मध्यकाल के बहुत सारे ये मिले हैं, ठीक है, गुफा मिले हैं जिन गुफाओं के अंदर कलाकारी की गई है। तो इसको और एलोरा को और आगरा फोर्ट को और ताजमहल को, इन चारों को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। सूर्य मंदिर जो कहा जाता है जो ओडिशा में है 84 में इसको शामिल किया गया था। महाबलीपुरम को 1984 में शामिल किया गया था, ये तमिलनाडु में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न राइनोसेरस यानी एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, इसको 1985 में जगह मिली थी, असम में है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, जो आपको साइबेरियन क्रेन का माइग्रेट जो बर्ड आते हैं साइबेरियाई सारस, उसका सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, इसको 1985 में जगह दी गई थी। उसके बाद जाकर के मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो अपने आप में फेमस है, ये भी गेंडा के लिए और उसके बाद जाकर के रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। तो इसको असम में है और इसको भी 1985 में जगह दी गई थी। उसके बाद जाकर के चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो कि ये पुर्तगालियों का अवशेष है, पुर्तगालियों का सांस्कृतिक धरोहर है, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में, तो इनको 1986 में मिला था। उसके बाद जाकर के खजुराहो जो कि पूर्व मध्यकाल की है, गुफा है और खजुराहो में जो कलाकारी की गई है मध्य प्रदेश में, इसको 86 में मिला था। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही थी, आप लोगों को पता होगा, कर्नाटक, उसके भी अवशेष है राजधानी के, उसको दिया गया था 86 में। उसके बाद फतेहपुर सिकरी जो कि अकबर के समय मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे मुगल काल के कई सारे आपको मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, तो इसको 1986 में मिला हुआ था। उसके बाद एलिफेंटा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में अरब सागर में एक एलिफेंटा नाम के आइलैंड पे रॉक कट यानी कि पाषाण को, पत्थर को काट करके बनाई गई हाथी की मूर्ति कलाकृति है और इसको 1987 में मिला था। उसके बाद जाकर के चोल मंदिर जो है बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जिसको कहा जाता है, तमिलनाडु में है, चोलों के द्वारा बनाई गई थी विजय के उपलक्ष्य में, इसको मिला था 87 में शामिल किया गया था। उसके बाद पटक्कल मॉन्यूमेंट्स की बात करें कर्नाटक में है, तो इसको शामिल किया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और साथ साथ सुंदरबन का जो पूरा का पूरा जो मैंग्रोव वन है वो भी फेमस है, इसको 1987 में जगह दी गई थी। उसके बाद नंदा देवी, ये प्राकृतिक वाले में आता है, वैली ऑफ फ्लावर्स, और उसके ये उत्तराखंड में है और फूलों की घाटी जहाँ पे कुछ महीने, साल के कुछ महीने में 2-3 महीने फूल खिल जाते हैं, जब गर्मियों का मौसम आता है यहाँ पे, बाकी सीजन में ये फूलों से ढके रहे, उससे बर्फ से ढके रहते हैं। और नंदा देवी जो कि चोटी है और वो पूरा एरिया को दिया गया था 1988 में। उसके बाद जाकर के बुद्ध के जो मॉन्यूमेंट्स है, सांची का जो स्तूप है उसको शांति स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, इसको दिया गया था 89 में। हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसको 1993 में दिया गया था। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार को भी 1993 में मिला था। आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसके निर्माण का कार्य करवाया गया था और पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसको 1993 में मिली है। और दार्जिलिंग का जो माउंटेन रेलवे है, दार्जिलिंग, कालका, शिमला और नीलगिरी जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहाँ की जो माउंटेन रेलवे है, जो नैरो गेज वाली जो चलती है, पर्वत वाले छोटे छोटे टॉय ट्रेन जिसको कहा जाता है, इसको मिला था 1999 में। महाबोधि मंदिर जो बिहार में बौद्ध गया में है, गया डिस्ट्रिक्ट के बौद्ध गया में, इसको 2002 में मिला था। भीमबेटका जहाँ पे पत्थर को काट करके गुफाएं बनाई गई है मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हुआ करता था, पत्थर की गुफा थी जिसमें कलाकारी की गई है पाषाण काल के लोगों के द्वारा, ठीक है, स्टोन एज के लोगों के द्वारा, इसको 2003 में मिला था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स की बात करें,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स की बात करें तो 2004 में मिला था महाराष्ट्र में, जिसको विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है। और सबसे पहली जो यहाँ पे ट्रेन चली थी आप लोगों को पता होगा मुंबई से थाने, तो इसी से चला था। उस समय स्टेशन का अलग नाम था और आज इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। तो इसको 2004 में मिला था। चंपानेर, ठीक है, पावागढ़ की बात करें तो ये आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये गुजरात में है, इसको मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद जाकर के बात करें तो लाल किला 2007 में मिला है, जो कि दिल्ली की लाल किला है, जहां से प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को। उसके बाद जंतर मंतर जो सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई है, दिल्ली के जंतर मंतर को 2010 में मिला था। पश्चिमी घाट जो कि भारत में एक पहाड़ी की श्रृंखला है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, वेस्टर्न घाट, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है ये, और इसको मिला। और महाराष्ट्र में भी है, जिसको सह्याद्री या पश्चिमी घाट कहते हैं, जो कि 1600 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला है, आपको पता होगा। इसको मिला हुआ था 2012 में। उसके बाद जाकर के हिल फोर्ट जो पहाड़ी किला है राजस्थान की, उन किलों को जो रजवाड़ों के द्वारा बनाया गया था, इसको 2013 में मिला था। उसके बाद बात करें तो रानी की बाव जो है, क्वींस स्टेपवेल, जो कि गुजरात में है, जो कि पानी को रखने का एक साधन होता था गर्मियों के मौसम में, ठीक है, तो उसको मिला हुआ था 2014 में। उसके बाद जाकर के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो फेमस है वो हिम तेंदुए के लिए और जड़ी बूटी के लिए फेमस है, इसको मिला हुआ था 2014 में। बिहार के ही नालंदा को, जहाँ पे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त यानी गुप्त शासक के द्वारा बनाई गई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, इसको 2016 में मिला। कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी 2016 में मिला, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016, जो चंडीगढ़ है, यानी कि चंडीगढ़ को ली कॉर्बुजियर नाम के एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली को लुटियंस ने किया था। तो इसको मिला, जो वो जो जोन है आर्किटेक्चर का जोन चंडीगढ़ का, इसको 2016 में मिला है। और कुल मिलाकर के अगर देखें उसके बाद जाकर के नेक्स्ट तो द हिस्टोरिक सिटी, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक वाला इलाका है, इसको 2017 में मिला था। विक्टोरियन गोथिक आर्ट एंड आर्ट डेको, ठीक है, इसको मिला था। मुंबई का है ये 2018 में इसको मिला था। और पिंक सिटी जयपुर को 2019 में मिला था। काकातीय रुद्रेश्वर जो रंपा मंदिर है 2021 में तेलंगाना का, इसको मिला है। और धौलावीरा जो गुजरात का है, इसको 2021 में मिला है। तो कुल मिलाकर के भारत में देखें तो भारत में हेरिटेज साइट्स की बात करें तो टोटल 40 हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, 40 धरोहर है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और भारत में अगर बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इंडिया को लेकर के आप लोगों को, ये टॉपिक को लेकर के मुझे लगता है काफ़ी हो जाएगी। यहाँ पे बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, भारत के थल सेना प्रमुख हैं, और उसके बाद जाकर के इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी हम लोग मानते हैं, ठीक है। और उसमें जाकर के उसके बाद क्या है, तो क्वेश्चन है, इसको ऐसे करके मिटाते हुए क्वेश्चन है कि भारत के थल सेना प्रमुख है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इज। तो भारत के थल सेना प्रमुख आपको पता होगा कि कौन बने हैं, तो जनरल मनोज पांडे बने हैं, भारत के थल सेना प्रमुख बने हैं, ठीक है। और ये मनोज मुकुंद जो नरवणे हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, ये बने हैं, ठीक है, सेना प्रमुख छोड़ने के बाद, पद छोड़ने के बाद ये बनाए गए हैं। कौन, तो जनरल मनोज पांडे। तो जनरल मनोज पांडे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जनरल मनोज पांडे की बात करें तो थल सेना के प्रमुख बने हैं। और ये को पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंजीनियर जो कोर्स है उससे आकर के, यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय थल सेना के प्रमुख बने हैं। आगे बढ़ते, भारत में नेशनल सिविल सर्विसेज डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे की बात करें भारत में तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को हुआ क्या था, तो 21 अप्रैल 1947 में, ठीक है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय जो सिविल सेवक है उनको संबोधित किया था, जो आईसीएस के अधिकारियों की जो एक ये थी, एक टीम थी, उसको पहली बार संबोधित किया था उन्होंने। और इसी के उपलक्ष्य में नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा जान लीजिए आप लोग, क्या है कि प्रत्येक साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। और ये मनाया जाता है, अगर बात करें तो बेसिकली
इस दिन क्या होता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा कई सारे ऑफिसर्स जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया जाता है। और ये अगर बात करें तो ये बेसिकली मनाया गया था पहली बार, देख लीजिए कब, तो 2006 में मनाया गया था। और उसके बाद जाकर के इसकी किसके याद में, तो ये 21 अप्रैल 1947 को जो भारत के पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बने थे, तो उनसे अंतरिम सरकार भी 46 में बनी थी, एक पता होगा आप लोगों को। तो नए जो प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे उनकी एक टीम को इन्होंने पहली बार संबोधित किया था। एक परंपरा रही है, अभी भी आपको पता होगा कि प्रशासनिक अधिकारी की टीम को संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, राष्ट्रपति से भी वो मिलने आते हैं, ठीक है, गृह मंत्री भी मिलने जाते हैं उनसे। तो पहली बार इस टीम को उन्होंने संबोधित किया था 21 अप्रैल 1947 को, और उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश को मलेरिया से मुक्त कराने का लक्ष्य तय किया है। तो आपको पता है कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जो मच्छर जिसको कैरी करता है, और मलेरिया से भारत ने मुक्त होने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। और वो जो भारत का लक्ष्य है वो है 2030, मलेरिया मुक्त भारत का जो लक्ष्य है। आपको पता होगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है ज़्यादातर क्षेत्रों में, जिसकी वजह से मच्छर पनपने का खतरा होता है। और मादा जो एनीफिल मच्छर होती है वो कैरी करती है मलेरिया के प्रोटोजोआ को, और उससे मलेरिया से मुक्ति के लिए पूरी तरह से भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि 25 अप्रैल को एक समय मलेरिया बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, ठीक है, और ये बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी भारत सहित विकासशील देशों में। अभी भी अफ्रीका के कई सारे देशों में मलेरिया एक बहुत बड़ी समस्या है, और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु मलेरिया से हो जाती है अफ्रीकी देशों में। तो भारत ने 2030 का लक्ष्य रखा हुआ है। प्रत्येक वर्ष हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, और वो मनाते हैं 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे इस बार का जो थीम है वो क्या है देख लीजिए, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, ठीक है। क्या है, यूज इनोवेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मलेरिया एंड सेव लाइफ, ठीक है। इस बार का थीम रखा गया है, विश्व मलेरिया दिवस का जो थीम रखा गया वो रखा गया यूज इनोवेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मलेरिया एंड सेव लाइव्स, ठीक है। कितने तारीख को हम लोग मनाते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। भारत की बात करें तो जो क्वेश्चन में मैंने इसी को उठाया था, इसी टॉपिक को यहाँ से, कि 2030 में केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत को पूरी तरह से मलेरिया मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे भारत में टीबी मुक्त के लिए लक्ष्य रखा गया, वैसे भारत में मलेरिया से मुक्ति के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए यहाँ पे कि अप्रैल 2022 में किसे दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जैसा कि आपको पता होगा कि लता मंगेशकर जी की मृत्यु हो गई है, और लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, और उन्होंने अपने पिता के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की थी। और ये पुरस्कार जो है वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपनी जो लता मंगेशकर जी ने जो अपनी वसीयत है उसमें इसका उल्लेख किया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है 2022 में, अप्रैल 2022 में उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसी में अलग अलग नाम से भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। और जो अलग अलग पुरस्कार दिए गए, पहला जो पुरस्कार है वो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, और ये दिया गया बेसिकली देश की राष्ट्र सेवा के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में शुरू की गई है, और इसका उन्होंने जीवित रहते हुए भी इस पुरस्कार को शुरू करने का की उन्होंने एक बार चर्चा की थी कई बार, ठीक है। इस पुरस्कार की सूची की बात करें तो लता दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ उनके पिताजी का नाम था, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है वो राहुल देशपांडे को। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष जो है वो आशा पारेख को। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष जैकी श्रॉफ को भी मिला है। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार आनंदमयी जो है वो है मुंबई के डब्बा वाला जो नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स चैरिटी ट्रस्ट है, जो मुंबई के लोगों को लंच कराते हैं, बड़ी संख्या में लंच बॉक्स लेकर के
जो ऑफिस गोअर्स होती है उनको लंच अवेलेबल कराने का, वर्किंग लोगों को काम करती है, उनको मिला हुआ है मास्टर दीनानाथ। तो ये सारे पुरस्कार थी। इसमें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, जो कि लता मंगेशकर के याद में शुरू किया गया है और ये पहला ही संस्करण था इस अवार्ड का। ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, ठीक है, द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व के देशों में स्थान है। तो सिप्री जो है वो हर साल रिपोर्ट जारी करती है दुनिया में हथियारों के खरीद बिक्री, आयात निर्यात, सैन्य खर्च, इन सब को लेकर के सिप्री के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और हर साल इसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो अप्रैल 2022 में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे सैन्य खर्च के मामले में, यानी अपनी सेना, हथियार, गोला बारूद में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है अमाउंट की बात करें तो यूएसए नंबर 1 पे है। सेकंड की बात करें तो चाइना नंबर 2 पे है, चीन दूसरे स्थान पर है और भारत की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर है। खर्च करने के मामले में, सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को। तो सिप्री के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें सैन्य खर्च के मामले में भारत, कुल सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। और उसके बाद जाकर के बात करें तो हथियारों के आयात के मामले में अगर बात करेंगे तो भारत जो है वो सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड स्थान पर है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है हथियारों का भारत पूरी दुनिया में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ये 25 अप्रैल को ये रिपोर्ट जारी की थी और उनके अनुसार अगर बात करें तो अमेरिकी कितना है, तो पूरी दुनिया में जो सेना पे और हथियार गोला बारूद पे पूरी दुनिया में लोग $2.1 ट्रिलियन खर्च कर देते हैं। इतना एक बड़ा सा अमाउंट खर्च कर देते हैं। अगर दुनिया में अशांति नहीं होती, दुनिया में देशों के बीच में विवाद या मनमुटाव नहीं होता, तो इतना हथियार और गोला बारूद में पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। ये पैसे जो है वो लोगों के कल्याण में यानी जनता के उपयोग में भी लगाना पॉसिबल हो पाता। खैर ये अलग अलग है, अलग अलग देशों की सोच है। लोग अपनी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, खास करके ऐसे देश जिनके पड़ोसी देश उनको शांत से नहीं रहने देते हैं। आगे कुछ लोग देश ध्वज दिखाने के लिए हथियार कर देते हैं, कुछ देश अपनी सुरक्षा के लिए भी, अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हथियार खर्च करते हैं, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी जनता कहाँ रहेगी या कहाँ जाएगी। खैर, तो स्वतंत्रता भी जरूरी है। तो रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका नंबर 1 पे है, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना सेकंड पे है, इंडिया थर्ड पे है और ब्रिटेन फोर्थ पे और रशिया नंबर 5 पे है अपने सैन्य खर्च के मामले में। आगे अमेरिका के एक अरबपति ने ट्विटर को खरीद लिया। सोशल मीडिया के बहुत सारे साइट्स हैं और ऐप है, उनमें से ट्विटर भी एक है, आप लोगों को पता होगा। तो ट्विटर को किसने खरीदा है? तो ट्विटर को, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस अमेरिकी अरबपति ने ट्विटर को $44 बिलियन, ठीक है, $44 बिलियन में खरीदने की घोषणा की है। विच अमेरिकन बिलियनियर हैज़ अनाउंस्ड टू बाई ट्विटर फॉर 44 बिलियन, अबाउट, देख लीजिए कितना है, 3,368 बिलियन इंडियन रुपीज़ है। 3,368 अरब रुपये से भारतीय रुपये में होगा और अगर $44 बिलियन होगा अमेरिकी में। और ट्विटर को खरीदने का काम किया है एलन मस्क ने। एलन मस्क कौन है देख लीजिए। तो एलन मस्क अमेरिकी व्यापारी है, अमेरिका के बिजनेसमैन है, जो फिलहाल अगर बात कर तो टेस्ला नाम की इनकी जो कंपनी है, ठीक है, टेस्ला के क्या है, ये टेस्ला के CEO है। और उसके अलावा इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई है स्पेस एक्स, जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है। और इसके ये क्या है, तो इसके ये है फाउंडर, यानी संस्थापक। तो एलन मस्क जो कि टेस्ला के CEO है और उसके अलावा एलन मस्क जो है वो है स्पेस एक्स के फाउंडर है। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला किया है और अब जो ट्विटर का मालिकाना हक है वो इन्हें प्राप्त हो गया। ट्विटर आप लोगों को पता होगा कि सोशल मीडिया साइट्स में एलीट वर्ग के लोगों के द्वारा छोटे इंफॉर्मेशन के लिए या छोटे छोटे अपडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और ट्विटर पे ब्लू टिक लगने का मतलब होता है कि आप एलीट वर्गों में शामिल हो गए, आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया। ट्विटर पे ही जब नेता आपस में भिड़ते हैं और आमने सामने नहीं होते हैं, तो ट्विटर पे ही ये वॉर चलता है, हैशटैग चलती है, कैंपेन चलती है, ट्विटर पे ही जवाब सवाल होते रहते हैं। खैर,
यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने खरीद लिया। एलन मस्क की बात करें तो इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, ये टेस्ला के सीईओ है और उसके अलावा स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके ये क्या है, तो इसके ये फाउंडर भी। उसके बाद जाकर के हम लोगों ने अभी हाल ही में मनाया है, अप्रैल में मनाया है कौन सा, तो हम लोगों ने मनाया विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो 2022 में जो पृथ्वी दिवस था उसका थीम क्या था पूछा गया। ठीक है, तो 2022 में जो पृथ्वी दिवस था उसमें थीम था हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग जरूरी हो गई है। इन्वायरमेंट को या प्लैनेट को हम लोगों ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अब इसकी रिपेयरिंग के साथ साथ कंजर्वेशन की ज़रूरत है और इसके लिए हमें उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस बार पृथ्वी दिवस का जो अर्थ डे का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। हम लोगों ने पृथ्वी दिवस कब मनाया देख लीजिए, तो हम लोगों ने पृथ्वी दिवस मनाया 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और इस बार के पृथ्वी दिवस का थीम था हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, कुछ चीज़ें इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है काफ़ी हो जानी चाहिए आप लोगों के लिए। अब जाकर के बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 क्या है देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 14 है कि नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में, नीति आयोग ने सुप्रीम कोर्ट जो देश के 25 जो हाई कोर्ट्स है और 19,000 यानी 19,000 जो अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनमें टोटल जो लंबित मामले हैं वो पूछा गया है कि कितने करोड़ मामले जो है अभी देश के विभिन्न कोर्ट में लंबित है। तो देश के विभिन्न कोर्ट में वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल जो है वो 4,70,00,000 मामले हैं। देश के टोटल कितने हैं, तो 4,70,00,000 मामले हैं भारत में टोटल कोर्ट में अभी तक। अगर इन मामलों की बात करें, एक दिन में मुश्किल से आपको पता होगा कि एक जज मुश्किल से 2-3 केसेस से ज़्यादा तो सुनते नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर वर्तमान में जितने हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और जितने भी हमारे पास जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, अगर आज से नया FIR या नई केस बंद कर दी जाए तब भी भारत को अभी लग जाएगा, अगर आज से जितने केस है पुलिस सारे केस FIR दर्ज करना बंद कर दे। ठीक है, और जो हमारे पास वर्तमान में कोर्ट वगैरह सब है, जितने भी कोर्ट है, जजेस है, अगर वो पुराने मामले को ही सुने तो अभी भारत को लग जाएगा 348 साल, 340 ईयर्स तो लग जाएंगे अभी जितने पास कोर्ट के पास मामले। इसीलिए आपको पता होगा कि कोर्ट क्या करते हैं कि मामलों को सुनने का समय नहीं होता, इसीलिए कोर्ट क्या करते हैं तो आगे डेट बढ़ा देते हैं, अगला तारीख दे देते हैं। ठीक है, अगर अभी सिर्फ, और ये मामले रोज ही बढ़ते जा रहे हैं, हजारों की संख्या में रोज नए केसेस दर्ज हो रहे हैं। तो भारत में फिलहाल तो न्याय में देरी होना स्वाभाविक ही है। कुछ VVIPs मामले होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मामले होते हैं जिनको तत्काल सुन लिया जाता है, बाकी मामले को डेट दे करके आगे बढ़ाया जाता है। कोर्ट के लिए संभव नहीं है कि इतनी लंबी सुनवाई करे। अगर सुनवाई करेंगे तो 348 वर्ष तो लग जाएंगे, और इस 348 वर्ष में भी तो मामले रोज ही हजारों मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में अपराध रुक जाएंगे, विवाद रुक जाएगा। आगे तो टोटल कितने हैं, तो टोटल भारत में 4,70,00,000 मामले भारत में है फिलहाल कोर्ट के पास। ये नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई केसों के तो लास्ट में कोई नतीजे नहीं निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 रुपये के विवाद के लिए जो लड़ाई होती है उस मामले का फैसला 40 साल के बाद आता है, और आप समझ सकते हैं कि जब 40 साल पहले 2 रुपया जो था वो आज के ज़माने के अनुसार हज़ारों में था महत्व, और आज उसका महत्व 2 रुपये के अनुसार है। तो ऐसे भी मामले हुए हैं जब 40-40 साल के बाद फैसले आए। कई बार फैसले आते आते व्यक्ति की पूरी जीवन बीत जाती है, और जिस विवाद की वजह से वो होता है बुढ़ापे में उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 15 है कि अप्रैल 2022 में भारत के दौरे पर आए या भारत दौरे पर आए श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ठीक है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री है यहाँ पे। तो आपको बता दूं कि इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसको हम लोग कहते हैं मॉरिशस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मॉरिशस। यहाँ पे देखिए, ये है अफ्रीका, यहाँ पे है अफ्रीका का मेडागास्कर, जिसको मालागासी कहते हैं हम लोग, मालागासी या मेडागास्कर। और यहाँ पे है मॉरिशस नाम का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री। सेचेल्स भी यहीं पे है, मॉरिशस भी यहीं पे, ठीक है। तो इस मॉरिशस में ब्रिटिश काल में बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को
माइग्रेंट जो इंडियन वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, वो गए हुए थे, खास करके यूपी बिहार वगैरह सबसे भी गए थे और वहीं पे जाकर के बस गए थे। अंग्रेज़ों ने उनको बसाया था मजदूर के रूप में और बाद में इनको आज़ादी मिली तो अब यहाँ पे यही लोग परमानेंट रूप से बसे हुए हैं। वहीं पे चूँकि मॉरिशस में भारतीय लोग ही बसे हुए तो वहीं के प्रधानमंत्री है कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे प्रविंद कुमार जगन्नाथ। प्रविंद कुमार जगन्नाथ फिलहाल प्रधानमंत्री है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है और यहाँ के प्रधानमंत्री है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जो भारत के दौरे में अप्रैल में आए थे। 8 दिन के दौरे पे आए थे, जिसके दौरान ये कई सारे भारत के प्रमुख नेताओं से इन्होंने मुलाकात की थी। और बेसिकली अगर बात करें तो ये काशी भी गए थे। काशी जो कि प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है काशी यानी बनारस, तो वहाँ भी गए हुए थे। अब मॉरिशस के बारे में क्या क्या जान ले, तो ये एक आइलैंड कंट्री है। कहाँ पे है, मैंने अभी नक्शे बना करके आप लोगों को बताए थे, मैप बना करके, कि मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री होगा, आइलैंड कंट्री होगा, जो जोग्राफिकली अफ्रीका का पार्ट होगा, ठीक है, पॉलिटिकली भी अफ्रीका का पार्ट होगा, लेकिन होगा किसमें, हिंद महासागर में है, यानी कि अरब सागर, यानी जो हिंद महासागर का पार्ट है उसमें है ये, ठीक है। आगे पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे भी भारतीय मॉरिशस का रुपया चलता है। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। प्रविंद जगन्नाथ इसके प्रधानमंत्री है। प्रविंद जगन्नाथ इसके प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं। पिछले दिनों चर्चा में, पिछले कई दशक से, जब से पिछले 50 साल से, ठीक है, पिछले 50 साल से दो राज्यों के बीच में दो नदियों को जोड़ने को लेकर के विवाद चल रहा है। दो नदी कौन कौन सी है, तो एक है सतलुज नदी और एक यमुना नदी। इन दोनों नदी को आपस में जोड़ने की बात हो रही है ताकि सतलुज नदी का कुछ अतिरिक्त पानी यमुना में लाया जा सके, जिससे यमुना में पानी के फ्लो को बढ़ाया जा सके। और इसको लेकर के दो राज्यों के बीच में पिछले 50 साल से विवाद चल रहा है, ठीक है, 50 साल से भी अधिक समय से विवाद चल रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, देखते हैं आप लोगों का कितना IQ लेवल है। बहुत पुराना है, ये फेमस है डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट। आपको पता है भारत में बहुत सारे नदी जल विवाद है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका ये है कि सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर किन दो राज्यों के मध्य में पिछले 5 दशकों से विवाद चल रहा है। Which two states have been in dispute for the last 5 decades regarding the सतलुज यमुना लिंक कैनाल। तो सतलुज यमुना लिंक कैनाल यानी सतलुज और यमुना नदी को आपस में जोड़ने को लेकर के देखिए कहाँ पे है, तो ये देख लीजिए, ये विवाद है पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहा है। और आपने देखा होगा कि पंजाब के एक लोकप्रिय जो सिंगर थे, पॉप सिंगर थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद भी उनका एक गाना आया था, उसमें भी सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के विवाद या विरोध से संबंधित बातें की गई थी। यानी पंजाब जो है वो नहीं चाहता है कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेट किया जाए। अब देख लीजिए क्यों विवाद है, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक्चुअली सतलुज नदी जो है वो राकसताल नाम के झील से तिब्बत से आती है और शिपकीला नाम के पास से इंडिया में एंटर करते हुए हिमाचल प्रदेश से वो पंजाब होते हुए वो चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर के ये नदी मिल जाती है किससे, तो पाकिस्तान में ये नदी मिल जाती है चेनाब से। सिंधु से नहीं मिलती है, चेनाब से मिलती है सतलुज, ठीक है। और एक यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं यमुना, और ये भी हिमाचल से होते हुए ये हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद जाकर के ये यूपी होते हुए जाकर के ये नदी मिल जाती है किससे, तो ये नदी प्रयागराज में मिल जाती है गंगा नदी से। अब इन दोनों नदियों के बीच में यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है, ये एरिया जो देख रहे हैं ये है दिल्ली, और उसके बाद जाकर के ये पूरा एरिया है हरियाणा का। दिल्ली NCR और हरियाणा में पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया है, तो बहुत पहले जब पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ तो ज़्यादातर जो नदियां हैं, बड़ी जो नदियां हैं वो चली गई पंजाब में, चाहे वो सतलुज नदी हो, चाहे वो रावी नदी हो, चाहे वो ब्यास नदी हो, ठीक है। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं और ये सब के सब नदी पंजाब की तरफ से बह करके पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें क्या है कि तो अब हरियाणा के पास पानी की कमी है, एकमात्र नदी यमुना है और उसमें भी उतना लेवल नहीं है पानी का स्तर। तो यमुना में पानी के फ्लो को बढ़ाने के लिए जब हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ था, पंजाब का विभाजन करके हरियाणा नाम का भी एक राज्य बना था और चंडीगढ़ नाम का केंद्र शासित प्रदेश, उसी दौरान ये फैसला किया गया था कि इस विभाजन के बाद हरियाणा के पास पानी बचेगा नहीं ज़्यादा, एकमात्र यमुना बड़ी नदी है, घग्गर वगैरह सब तो सूख जाती है। तो उसी समय ये
इस बात पे चर्चा की गई थी कि सतलुज और यमुना को आपस में जोड़ दिया जाएगा एक नहर बना करके, ताकि सतलुज का कुछ पानी नहर से होकर के यमुना में पहुंच जाए, जिससे यमुना में पानी बढ़ जाए और फिर यमुना के पानी का उपयोग किया जा सके हरियाणा के लिए। ठीक है, लेकिन जब से ये डिसीजन लिया गया तब से ही दोनों राज्यों के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है और अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इस पे अप्रैल 2022 में एक और अपडेशन हुआ था, और वो अपडेशन ये हुआ था कि हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया था। तो अप्रैल 2022 में हरियाणा विधानसभा में क्या हुआ था, तो सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर के, जिसको SYL कहते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पॉपुलर भी है ये, एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि नहर का काम जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है, आप लोगों को पता होगा, सतलज नदी पे है, तो उसी के पास से, उसी के थोड़ा सा दक्षिण की तरफ से नहर निकाली गई है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के दक्षिण से जो नांगल डैम है पंजाब में, आप लोगों को पता है, और वहाँ से, और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है, वहीं के उसी के पास से ये नहर निकाली जाएगी। और ये नहर जो है, ये नहर पंजाब से होते हुए ये हरियाणा आएगी, और हरियाणा आते हुए ये नदी जो है ये करनाल के पास जाकर के ये किससे मिल जाएगी, तो ये यमुना कैनाल से मिल जाएगी। ठीक है, यमुना कैनाल से मिल जाएगी, जिससे यमुना कैनाल में पानी बढ़ जाएगा। और यमुना कैनाल में पानी बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो इससे यमुना कैनाल जो है वो हरियाणा में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, उसमें पानी का फ्लो बढ़ाने की योजना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के, लेकिन पंजाब इसका विरोध कर रहा है। पंजाब का कहना है कि सतलुज नदी से अगर यहाँ से आप पानी निकालेंगे तो आगे सतलुज नदी पंजाब में जाती है, पंजाब का रोपड़ है, देख लीजिए ये एरिया सब है। तो पंजाब का कहना है कि इससे अगर सतलुज का पानी आप हरियाणा में डाइवर्ट करेंगे तो पंजाब में जो आगे पानी जा रही है वहाँ पर कमी होगी, इसीलिए पंजाब इसका विरोध कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इसका प्रस्ताव अप्रैल 2022 में लाया गया था। टोटल 214 किलोमीटर लंबी ये प्रोजेक्ट है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी तक लटका हुआ है। देख लीजिए इसका क्रोनोलॉजी, देख लीजिए क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि 1966 में अविभाजित पंजाब से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। आपको पता होगा 1966 में पंजाब, जो कि भारत के हिस्से में पंजाब पड़ा था पाकिस्तान से बंटवारे के बाद, उस पंजाब को 3 भागों में बांटा गया था। छोटा सा जो प्लैंड सिटी था चंडीगढ़, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कुछ जो जिले हैं उत्तर पश्चिम के, ज़्यादातर जिलों को मिलाकर के पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब बनाया गया, और हरियाणवी बोलने वाले जो जिले थे उनको मिलाकर के हरियाणा बना था। 3 भागों में पंजाब को बांटा गया था 1966 में। ठीक है, जिसको हम लोग पंजाब कहते थे उसको 3 भागों में बांटा था। ये आज़ादी के बाद की बात है। आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय एक बार पंजाब बटा था 2 भागों में, आधा पाकिस्तान को मिला था, आधा से थोड़ा ज़्यादा, और आधे से थोड़ा कम जो है उस समय पंजाब की कैपिटल लाहौर हुआ करती थी। और आज़ादी के बाद क्या हुआ, तो आज़ादी के बाद भारत के हिस्से में आ गया, और उसके बाद जाकर के पंजाब की बात करें तो पंजाब हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाब हरियाणा 3 भागों में। और एक जो सिटी थी अंग्रेजों के द्वारा चंडीगढ़ बनाई गई थी, उसी को उनकी राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, आगे क्लियर है। नेक्स्ट, और उसको केंद्र शासित प्रदेश, चूँकि दोनों राज्य उस पर अपना अधिकार जता रहे थे कि चंडीगढ़ शहर हमें चाहिए, चूँकि वो अच्छा शहर है, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं देते हुए भारत सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। उसके बाद जाकर के हरियाणा के इस बंटवारे के बाद, चूँकि भाषा के आधार पर बंटवारा तो हो गया था, लेकिन इस बंटवारे के बाद हरियाणा में पानी की कमी थी, और इसीलिए उसको दूर करने के लिए सतलुज नदी के कुछ पानी को नहर के माध्यम से यमुना कैनाल और यमुना में लाने की बात हुई थी। और वो क्रोनोलॉजी आज लगातार चल रही है। 66 से ये शुरू हुई और अभी तक देख लीजिए अप्रैल 2022 तक ये चल रहा है, और अब तो 2023 आ गई, अभी तक इस मुद्दे को सुलझाना पॉसिबल नहीं हुआ है। कई बार ये मामला कोर्ट में भी गया है और आगे भी विवाद के ही आसार है इसमें, क्योंकि दोनों में से कोई राज्य समझौता करने को तैयार नहीं है इस मामले में। पंजाब का कहना है कि वो कृषि राज्य है जिसको पानी की पर्याप्त मात्रा में जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि पिछले दिनों लगातार चर्चा में रही आंग सान सू की, तो किस देश की नेता आंग सान सू की, हु हैज बीन इन कांस्टेंट डिस्कशन इन द पास्ट, इज द लीडर ऑफ विच कंट्री। तो आपको पता है कि आंग सान सू की म्यांमार की एक महिला नेता है। लंबे समय तक वहाँ पे जो सेना की सरकार थी, तख्ता पलट करने के बाद बनी थी, उन्होंने एक लंबे समय तक उनको जेल में कैद करके रखा हुआ था। फिर उनको आज़ादी मिली थी जेल से, दोबारा इनकी पार्टी ने चुनाव जीता था। जब चुनाव हुआ, हालांकि ये खुद चुनाव नहीं लड़ी थी, इनकी पार्टी ने जीती थी, लेकिन इन पर सेना ने गड़बड़ी का आरोप लगाया चुनाव को लेकर के, और दोबारा फिर से इनको अपदस्थ करके भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल के कैद की फिर से सजा सुनाई गई है। म्यांमार की नेता है आंग सान सू की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
म्यांमार की बात कर ले तो म्यांमार भारत के पड़ोसी देश है। आपको पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जब हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भारत के कुछ राज्यों से म्यांमार सीमा बनाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद जाकर के नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है और मिजोरम। भारत के जो 4 राज्य है उसके साथ म्यांमार की हमारी सीमा मिलती है। 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर के आसपास सेना है। उसके बाद जाकर के आधुनिक जो इसका वर्मी नाम रखा गया वो रखा गया म्यांमा जिसको कहते हैं। पुराना नाम इसका जो है वो वर्मा है और नए पियोडो जो है इसकी कैपिटल है। और ये देश एक पहले भी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था, और जब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में ही 1935 के एक्ट के इम्प्लीमेंट से पहले तक ये भारत के ही साम्राज्य के अंतर्गत आता था, यानी ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत ही म्यांमार को रखा गया था ब्रिटिश सरकार ने। हालांकि 1935 के एक्ट के तहत यहाँ के साम्राज्य को अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया था। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो जाएगी म्यांमार को लेकर के। कैपिटल इसकी कर लिए, उसके बाद जाकर के इसकी म्यांमार क्यात जो है इसकी करेंसी है, और मिंग ओंग हेलैंग जो है वो इसके प्रधानमंत्री है। हालांकि बात करें तो म्यांमार बहुत ज़्यादा विश्व कम्युनिटी से घुला मिला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लगातार सेना का ही कंट्रोल रहा है लंबे समय तक। आसियान का सदस्य है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है उसका मेंबर है म्यांमार। आगे जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, ये पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज जो है वो भारत के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले राज्य में मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में होता क्या है कि छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती है, तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को पार करने के लिए यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होती रहती है और छोटे छोटे बरसाती नाले टाइप के बन जाते हैं। अब उसमें यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कुछ झाड़ी वाले पेड़ वगैरह सब होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है वो ऐसे करके फैल करके इस पार तक चली जाती है। यहाँ के लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जिससे ये इस पार से उस पार पहुँच जाती है, इधर की जड़ इस पार पहुँच जाती है, और ये एक तरह से प्राकृतिक पुल का या नेचुरल ब्रिज का काम करता है छोटे छोटे पैदल यात्रियों के लिए। इस वर्षा से प्रभावित छोटे छोटे नालियां जो वर्षा में बनने वाली राज्य है, उस राज्य में ये जो जीवित जो पेड़ों की जड़ होती है, लिविंग रूट होती है, वो एक ब्रिज का काम करती है। और ये आश्चर्यजनक है पूरे विश्व में। और ये कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है। क्यों इसको मैंने किया हुआ है? क्योंकि इसको यूनेस्को ने जो टेम्प्रोरी लिस्ट है, अस्थायी जो लिस्ट है, उसमें शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज। जैसा कि मैंने अभी वर्ल्ड हेरिटेज में बताया था कि भारत में 40 है टोटल, तो 40 तो स्थायी सूची में है, अस्थायी सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। किसको? विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया है लिविंग रूट ब्रिज, जिसको वहाँ के लोग जिंकिंग जेरी कहते हैं, मेघालय के लोग। ठीक है, तो इसको अस्थायी सूची में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। देख लीजिए, ये इस तरह का होता है, और ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये जो बड़े बड़े पेड़ है उसी पेड़ की जो जड़ें हैं, मेघालय में चूंकि बहुत वर्षा होती है, तो वो एक जो नदी, पहाड़ी नदी बह रही है, उसके इस पार तक ये जड़ पहुंच गई, वहाँ के लोगों ने इसको सपोर्ट किया पहुंचने के लिए, और उसकी वजह से एक प्राकृतिक पुल बन गई, जो यहाँ के लोगों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए बरसात के सीजन में खास करके बहुत ही उपयोगी पुल का कार्य करती है। ठीक है, इसी को वर्ल्ड हेरिटेज के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये 72 गांवों में फैले हुए हैं और 100 से अधिक ये जिंदा रूट है। कहाँ पे है? तो ये खासी और जयंतिया आदिवासी के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे है। कहाँ पे? मेघालय में। आगे नेक्स्ट, इसके अलावा महाराष्ट्र के जो कोंकण क्षेत्र का जियोग्लिप्स है, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी में जो श्री भद्र मंदिर है, और मोनोलिथिक बुल जो है, यानी कि जो नंदी का, उसको इन सभी को भी अस्थायी सूची में शामिल किया गया यूनेस्को का। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को के बारे में जान ले पूरा डिटेल में। तो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में ये बनी थी 16 नवंबर को, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनओ के जितने मेंबर हैं सब इसमें लगभग मेंबर है, तो 193 मेंबर है, और आड्रे अजोले जो है फिलहाल इसके प्रमुख है। ठीक है, अब जाकर के क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की विजेता टीम है, द विनिंग टीम ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इज। ठीक है, तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की जो विजेता टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी महिला विश्व कप 2022। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन, तो न्यूजीलैंड में हुआ था। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया था और इस तरह से जीता था। तो विजेता ऑस्ट्रेलिया होगी, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अगर ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो ये 7 बार इस इवेंट को या इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं हम लोग कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैज बीन अपॉइंटेड। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सुमन के बेरी, ठीक है, यहाँ से पूछता है उपाध्यक्ष, चूंकि आपको पता है कि जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री बनेंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे, और उपाध्यक्ष जो होंगे जो फुल टाइम होंगे वो होंगे सुमन के बेरी बने हैं। ठीक है, तो सुमन के बेरी जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। अर्थशास्त्री है ये, कुल मिलाकर के जाने माने अर्थशास्त्री है, और राजीव कुमार इससे पहले थे और उन्हीं की इन्होंने जगह ली है। आगे इसके अलावा कई सारे पदों पे ये रहे हैं, इससे पहले भी ये अर्थशास्त्री रहे। आगे उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक नए हाइडल प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की बात की गई है, और इसी में बताना है कि क्वार जल विद्युत परियोजना, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच रिवर, किस नदी से संबंधित है। तो क्वार जल विद्युत परियोजना का संबंध अगर देखें तो वो चिनाब नदी से है। चिनाब कौन सी है, जिसको हम लोग चेनाब भी कहते हैं, जो नदी आप लोगों को पता होगा कि इतिहास में इसको, ठीक है, अस्किन नदी के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। चिनाब नदी बेसिकली अगर देखें तो निकलती है ये हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है, और ये सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। ठीक है, तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने कश्मीर के क्वार जल विद्युत परियोजना की। तो इस तरह से बात करें अगर हम लोग तो 540 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है आपकी, और इस परियोजना की बात करें तो ये बेसिकली जो है प्रोजेक्ट चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था। इसके तहत अगर बात करें तो जो 3 रिवर है, चेनाब, झेलम और सिंधु नदी, इन 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। पानी यूज करने का मतलब है कि इंडिया अपने क्षेत्र में डैम बना करके उस पानी का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए कर सकता है, किंतु इस जल का सिंचाई में उपयोग नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा पानी बह करके पाकिस्तान चली जाएगी। ठीक है, इन तीनों नदियों में भारत डैम बना करके इनके पानी का उपयोग कर सकता है। रिवर के नेचुरल फ्लो को 20% पानी को छोड़ने के बाद 80% पानी, यहाँ पे क्या है तो 20% इंडिया यूज करेगा, 80% यानी लगभग पूरा पानी जो है वो सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाता है। चिनाब नदी के स्रोत की बात कर ले तो चिनाब नदी आप लोगों को पता है कि लाहौल और स्पीति जिला है, कहाँ पे है तो ये है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पास से ये नदी निकलती है, और उसके बाद जाकर के ये नदी जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से, यानी इधर से जो आने वाली इंडस रिवर है उसमें मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी, और चेनाब नदी में ही आगे जाकर के आप देखेंगे तो सिंधु में नहीं बल्कि चेनाब नदी में ही मिलती है कौन सी, तो झेलम नदी पाकिस्तान में। उसके बाद जाकर के चेनाब नदी में ही जाकर के मिलती है रावी नदी, और चेनाब नदी में ही आकर के मिलती है सतलुज नदी। ठीक है, और ब्यास नदी जो है वो मिलती है किसमें, तो सतलुज नदी में मिलती है। तो ये सिस्टम यहाँ पे बनता है इंडस रिवर सिस्टम का, यानी सिंधु जल तंत्र की। चिनाब नदी का एक पार्ट और जानना चाहिए, एक और नाम, कि इसको हिमाचल के लोग चंद्रभागा कहते हैं, क्योंकि चंद्र और भागा नाम की 2 छोटी छोटी पहाड़ी नदियों के मिलने से ये बनती है चिनाब नदी, इसीलिए इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। मुझे लगता है इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। चिनाब नदी पे देख लीजिए अदर प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं, तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसमें चल रही है, सलाल प्रोजेक्ट यानी सलाल जल विद्युत परियोजना इस पे ऑलरेडी चल रही है, दुल्हस्ती परियोजना भी चल रही है, पक्कल परियोजना भी या पाकल प्रोजेक्ट भी इस पे चल रही है।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चमेली देवी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो आपको बता दूं कि चमेली देवी अवार्ड इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि ये अप्रैल 2022 में एक महिला पत्रकार को, मुंबई के महिला पत्रकार को दी गई थी। तो कुल मिलाकर के अगर इससे आंसर ये निकल करके आता है कि ये पत्रकारिता से संबंधित है, ये जर्नलिज्म से रिलेटेड ये अवार्ड है, और ये अवार्ड दी गई है मुंबई की जर्नलिस्ट है जिनका नाम है आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी को 2021 का चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई की जर्नलिस्ट है आरिफा जौहरी। ठीक है, आगे विशेषकर जो स्पेशल कंडीशन में ये जो जर्नलिज्म करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनको दिया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, scroll.in की पत्रकार है ये। ठीक है, वेबसाइट जो है एक न्यूज़ वेबसाइट है उसके, scroll.in की। आगे स्क्रॉल बेसिकली इसका नाम है, इस वेबसाइट का स्क्रॉल नाम से आमतौर पर लोगों में ये लोकप्रिय है। सड़क दुर्घटनाओं की तत्कालिक जानकारी, आमतौर पर सड़क दुर्घटना जब किसी की होती है तो उससे जानकारी जुटाना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ पे क्या है, कैसी स्थिति है, कहाँ गया, बाकी चीज़ें क्या है, सब कुछ के बारे में। तो इसकी जो पूरी डिटेल चाहिए उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च की गई है। ठीक है, एक वेब पोर्टल विकसित की गई है। तो यही पूछा गया कि द नेम ऑफ द पोर्टल डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक पोर्टल जारी किया है। उसमें जो एक्सीडेंट होंगे राजमार्ग वगैरह सब में, उसके जितनी भी सूचनाएं होंगी वो पोर्टल पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, ताकि जो फैमिली मेम्बर है या अदर अथॉरिटीज़ है वो उस एक्सीडेंट से संबंधित सारी जो चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन के वो इकट्ठा कर सके। और इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है डी। इसका आंसर होगा ई डार। ई का मतलब तो पता ही है आपको। ठीक है, यहाँ पे बात करें डार का मतलब, तो डार का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये सॉरी डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी एक्सीडेंट की डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी। ई डार इस पोर्टल का नाम रखा गया है। आगे ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ई डार नाम का ये पोर्टल डेवलप किया गया, जहाँ पे एक्सीडेंट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को जुटाया जा सके। अब देखिए क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होती है तो उससे कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो पुलिस के पास होती है, सड़क प्राधिकरण या रोड अथॉरिटी के पास होती है, हॉस्पिटल्स के पास होती है, और जब इन चीज़ों की जाँच की जाती है अगर एक्सीडेंट से रिलेटेड केस को, तो अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। तो वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी इससे ई डार से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अप्रैल 2022 का जो हम लोग करंट अफेयर्स का ये सेशन कर रहे हैं, आप लोग को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो स्टूडेंट्स इन क्लास को देख रहे हैं वो इस सेशन को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ख़ास करके जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जो नोटिफिकेशन है, आपको एक चीज़ बता दूं, आप ही लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए दिन भर के जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में, सुबह से लेकर के शाम तक जो क्लासेस होती है, उससे मैं से समय निकाल करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना, आप लोगों के लिए शाम को क्लास लाना, और ये कार्य किया जाता है ताकि आप लोगों को जो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस के हैं, आईएएस के एग्ज़ाम है, उसमें इन सब्जेक्ट्स में आप कंफर्ट फील कर सके। तो एक रिसर्च कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश होती है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक कर लें, और JH एजुकेशन 1 नाम से जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका भी लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें रेगुलर आगे भी और कंटेंट दिए जाएंगे। जितनी भी लेक्चर्स होंगे उनके जो PDF है उसमें शेयर किए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए। बाकी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह से उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी लाइक करने या फिर उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, इन अप्रैल 2022 द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन गिवन टू। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि उड़ेगा देश का आम नागरिक, यानी उड़ान स्कीम जो शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला हुआ है। और इसने जो चीपेस्ट फ्लाइट है वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, सस्ता उड़ान के लिए ये उड़ान स्कीम शुरू किया गया था, जो आम नागरिक जो देश का है वो भी हवाई या महंगी हवाई यात्रा कर सके कम किराए पे। तो भारत में एक ज़माने में आज से 20 साल पहले भी किराया
15-20 हज़ार हुआ करता था और आज घट करके 4,000 के आसपास हो गई है। तो स्वाभाविक रूप से इस उड़ान स्कीम से सामान्य लोगों को बहुत लाभ हुआ है, खास करके इमरजेंसी सिचुएशन में वो भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से पहुंचने, निर्धारित समय पे या जल्दी पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं। तो उड़ान योजना यानी उड़ान स्कीम को प्रधानमंत्री के द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2006 में भारत सरकार के द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था केंद्र और ठीक है, इस पुरस्कार के गठन की बात करें तो ये 2006 में गठन किया गया था और इसके तहत एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और 10 लाख रुपीस दी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले उड़ान स्कीम के बारे में जान लीजिए। तो उड़ान स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सस्ते फ्लाइट अवेलेबल कराना और देश के जो बड़े बड़े शहर है उनमें तो एयरपोर्ट है, लेकिन छोटे छोटे जो शहर है दूर दराज के, वहाँ पे भी एयरपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराना, यानी कि क्लास सी और क्लास बी सिटीज़ में जो है अवेलेबल कराना। और ऐसे बहुत सारे उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स बनाई गई है भारत में और भारत के कई सारे रीजन को आपस में जोड़ा गया है। 2016 में इसे शुरू किया गया था और इसने वाकई में आम नागरिकों के लिए सस्ते फ्लाइट अवेलेबल कराए, इसीलिए इसको मिला है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता का लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर ले हम लोग, देख लीजिए क्या है। तो इसमें मिला है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। किसको मिला है? तो उड़ान स्कीम को। उड़ान क्या है? तो उड़ेगा देश का, उड़े देश का आम नागरिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ने का मतलब यहाँ पे फ्लाइट में उड़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि ग्रैमी पुरस्कार या ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार का जो संबंध है वो संगीत से है। यहाँ पे आपको बता दूं कि ग्रैमी पुरस्कार का जो संबंध है वो संगीत के क्षेत्र से है। 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच में जारी की गई जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, चाहे वो संगीत है, रचना है, एल्बम है, इनको 2022 में सम्मानित किया गया है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। टोटल 25 श्रेणी में दिया गया है। आगे इससे ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड इज रिलेटेड टू, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत यूएसए के साथ, देखिए ये 2+2 वार्ता बीपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है। आप अगर प्रीवियस पेपर पे जाएंगे तो बिहार पीसीएस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो 2+2 जो डायलॉग है इंडिया और यूएसए का जब होता है तो आपको पता होगा कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, ये दोनों पहुंचे थे यूएसए। और यूएसए में जो इनके समकक्ष जो सचिव होते हैं, वहाँ पे रक्षा सचिव और विदेश सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट वहाँ पे होते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के अंदर वहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं जो इनके समकक्ष थे, उनके साथ जो बातचीत हुई इसी को कहा गया 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग जो इंडिया यूएसए का होता है उसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शामिल होते हैं। और इनके समकक्ष जो होते हैं यूएसए से, यूएसए के जो रक्षा सचिव होते हैं और विदेश सचिव होते हैं वो शामिल होते हैं। इनके साथ बातचीत की जाती है बारी बारी से। दोनों देशों में ये डायलॉग्स होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है 2+2 डायलॉग। 2 कैबिनेट मंत्री प्रमुख विभाग के रक्षा मुद्दों पे बातचीत, विदेशी संबंधों के में बातचीत, इनके लिए दोनों देशों के बीच में होता है 2+2 डायलॉग। ये देख लीजिए 2+2 डायलॉग, ये अमेरिका की तरफ से, यूएसए की तरफ से और ये इंडिया की तरफ से है। ये हुआ था कब? अप्रैल 2022 में ये हुआ था। और इसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से दोनों मंत्री जो है वो अमेरिका गए हुए थे। और वाशिंगटन डीसी में, जो यूएसए की कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जिसको कहते हैं, वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहां पे ये 2+2 डायलॉग हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पहली मेड इन इंडिया विमान, भारत में पहली बार आपको पता होगा कि विमान बनाई गई है और वो छोटे वाले विमान बनाए गए हैं, 17 सीट वाले कमर्शियल फ्लाइट जो कि दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को सेवा उपलब्ध कराएगी और उसके लिए बनाई गई है। तो पहली यहाँ पे मेड इन इंडिया जो विमान है वो अप्रैल 2022 में असम के डिब्रूगढ़ से उड़ान भरी थी और ये अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट गई थी। ये पहाड़ी क्षेत्रों में कम यात्रियों को ढोने वाले छोटे छोटे विमान है और ये भारत में बनाई गई है। और ये विमान का नाम है डॉर्नियर 228। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये विमान बनाई गई है। डॉर्नियर 228 इस विमान का नाम है और ये 17 सीट वाले छोटे छोटे फ्लाइट विमान है। और इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में, चूंकि वहाँ पे 200 या 150 पैसेंजर्स वाले नहीं होते हैं, तो वहाँ पे भी पहाड़ी क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह
जगह लोगों को पहुंचाने के लिए इन विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस विमान का नाम है डॉर्नियर 228 और डॉर्नियर 228 जो है वो पूरी तरह से इंडिजेनस यानी पूरी तरह से स्वदेशी विमान है। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो उड़ान कॉमर्शियल उड़ान थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू जो कि दोनों केंद्रीय मंत्री है, ये दोनों भी शामिल हुए थे। आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। 17 यात्रियों को ढोने में ये सक्षम है। आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई INS वागशीर। INS वागशीर क्या है? INS से पता ही चल जाता है कि इंडियन नेवी की बात हो रही है और ये पूरी तरह से भारत में बनी है मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत के तहत INS वागशीर। तो INS वागशीर भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बियों की श्रृंखला है जिसको मझगांव डॉक में बनाया गया। मझगांव आप लोगों को पता है मुंबई के सागर के तट पे है, मुंबई के पास ही है, महाराष्ट्र के तट पे है मझगांव डॉक, जहाँ पे सेना के लिए, नौसेना के लिए विशेषकर पनडुब्बी और जहाज वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो वहीं पे ये पनडुब्बी बनाई गई है, सबमरीन बनाई गई है जिसका नाम रखा गया INS वागशीर। तो INS वागशीर कहाँ पे बनी है? ये मझगांव डॉक। मझगांव डॉक कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ये पानी के अंदर रह करके ये युद्ध करने में सक्षम होती है और ये बीच बीच में ऑक्सीजन लेने के लिए ये ऊपर आ सकती है INS वागशीर। इसको 20 अप्रैल 2022 को मुंबई के मझगांव डॉक पर इससे लॉन्च किया गया। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की है और ये 6 पनडुब्बियों में से एक है जो इस श्रेणी के भारत में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करना जिसका एक बार यूज होने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। सपोज दैट पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह सब की बात करें और इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देश में हो रही है और एक तरह से देखें तो प्लास्टिक के बड़े बड़े कचरों के पहाड़ खड़े हो गए हैं भारत के अलग अलग महानगरों में। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से के जो दुष्परिणाम होते हैं उसके संबंध में जागरूकता के लिए भारत में एक शुभंकर बनाया गया है और उस शुभंकर का जो नाम है वो रखा गया है प्रकृति। तो एक मस्कट बनाई गई है जो इससे संबंधित जागरूकता के लिए, और ये देख लीजिए यहाँ पे मस्कट जो है ये रिलीज किया गया था प्रकृति, और ये 5 अप्रैल 2022 को मस्कट प्रकृति को रिलीज किया गया था। ठीक है, एक और किसने किया था? ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 5 अप्रैल को शुभंकर प्रकृति को लॉन्च किया गया था। और आपसे पूछेगा कि शुभंकर प्रकृति का संबंध किससे है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से के संबंध में जागरूकता के लिए। ठीक है, रिलेटेड टू अवेयरनेस अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इट्स एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली प्लास्टिक जो वेस्ट होती है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, यानी प्रॉपर रूप से अगर प्लास्टिक का यूज कर लिया गया है तो रिसाइकल में वो पहुँचे, ना कि ज़मीन पे पड़ करके मिट्टियों को प्रदूषित करे। तो प्रॉपर इसका रिसाइकल हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, और इसके लिए जागरूकता के लिए प्रकृति नाम के मस्कट को जारी किया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्टीकृत एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो WHO यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से चर्चा में है, कोविड आने की वजह से इन्होंने चेतावनी दी थी चाइना को लेकर के, तो फिर से चर्चा में है। तो WHO का यहाँ पे देख लीजिए, WHO का हेडक्वार्टर, यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन बनाया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। ये क्यों मैंने बनाया? क्योंकि 7 अप्रैल को यहाँ पे मनाया, 7 अप्रैल को क्या हुआ, तो वर्ल्ड हेल्थ WHO की स्थापना दिवस को मनाया गया। किसमें? तो वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी और इसी को याद करते हुए मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। एक और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ठीक है, इसका जो थीम है 2022 का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है वो है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ।
ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया कब जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, ये यूएनओ का एक विशेषीकृत संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और वर्तमान में इनके फेस आप जरूर देखते होंगे, इथियोपिया के हैं टेड्रोस एडहानोम, जिनका बार बार बयान भी आता था कोविड के समय, आपको याद होगा। तो टेड्रोस एडहानोम जो है वो फिलहाल क्या है? इसके महानिदेशक है। किसके? तो WHO के महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन कुल मिलाकर के अप्रैल 2022 में मेरे अनुसार लगा कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स का वैसे कोई अंत नहीं है, एक महीना में हजारों लाखों न्यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये आप लोगों के अप्रैल 2022 का था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी आप लोगों की, उसमें हम लोग मई करेंगे और जून करेंगे। और जितने भी क्लास लिखे होते हैं आपके, जब आप लोग यूट्यूब पे आएंगे तो क्लास 1, 2, 3, 4, तो 1 का मतलब जो 2022 की सीरीज हमारी चल रही है, हम लोगों का जो वार्षिकांक चल रहा है, उसमें लेक्चर 1 या एपिसोड 1 का मतलब होगा जनवरी मंथ, एपिसोड 2 का मतलब फरवरी पूरी कंप्लीट, एपिसोड 3 का मतलब मार्च कंप्लीट, एपिसोड 4 या लेक्चर 4 का मतलब होगा कि अप्रैल महीना पूरा। तो आज अप्रैल महीना का पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मई का करेंगे, पूरी तरह से हम लोग करंट अफेयर्स पूरा मई का करेंगे। और जब हमारे 12 एपिसोड्स हो जाएंगे लेक्चर जो वार्षिकांक वाला है, तो फिर बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज चलाएंगे और उसमें हम लोग 2 लेक्चर में पूरे 1 साल का बिहार कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों का अगर कोई सुझाव है तो उसे कमेंट में आप लोग लिखेंगे, प्रॉपर उस कमेंट को मैं चेक भी करता हूँ और मैं रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, और जो होते हैं आपके, जो रिकमेंडेशन होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, उसको हम लोग रेफ़र भी करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। जेएच एजुकेशन की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।